नेक्स्ट मैमल के हार्मोन्स के अंदर आता है प्रोलैक्टिन। तो ये वाइड रेंज ऑफ एक्शन मतलब कि कई अलग-अलग रोल्स प्ले करता है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है, यानी कि कई मैमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इंसानों के अलावा जो दूसरे मैमल होते हैं जो मतलब जंगलों में रहते हैं, वो ये होता है कि रहते एक जगह पे हैं, लेकिन जब उनका रिप्रोडक्शन का सीज़न आता है तो उस जगह से माइग्रेट करके वहाँ से चलते चलते बहुत दूर किसी सूटेबल जगह पे, ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे खाने के लिए चीज़ें अच्छी हैं और मौसम भी अच्छा है। तो इसके अंदर आते हैं एल्क्स और कैरिबो। चूँकि बुक ये अमेरिकन है, एल्क और कैरिबो दोनों अमेरिकन एनिमल्स हैं। अमेरिका कनाडा ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। मतलब कि इसका साइज़ एक बड़े साइज़ की जो मतलब हॉर्स होता है उतना होता है। डियर का रिलेटिव है, लेकिन ये साइज़ के अंदर बहुत बड़ा होता है और इसके सर के ऊपर वो 12 सिंगे की तरह के सींग भी होते हैं। तो एल्क, मूज और कैरिबो, कैरिबो अगर जंगली है तो उसको कैरिबो कहते हैं, अगर ये डोमेस्टिकेटेड इसको रेंडियर कहते हैं। तो रेंडियर 12 सिंगा वो सेंटा क्लॉज की गाड़ी के आगे लगे होते हैं वो। तो इसके अलावा प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर भी रोल प्ले करता है। ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ है, याद रखना है कि प्रोलैक्टिन से मिल्क बनता है लेकिन रिलीज़ नहीं होता, रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन से। फिर आता है थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो थायरोक्सिन बनाता है। थायरोक्सिन फिर फर्दर बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। इसका टारगेट सेल होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के सेल, और ये एड्रीनल ग्लैंड से स्टीरॉयड हार्मोन्स बनवाता है। तो ये स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, इनके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आते हैं, एग्जांपल कॉर्टिसोल है। तो इस चीज़ की जो सेक्रीशन है इसको रेगुलेट करने के लिए कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है, जो कि हाइपोथैलेमस से बनता है। फैक्टर मींस प्रोटीन। और इसको आगे कंट्रोल करने के लिए मज़ीद एक फीडबैक सिस्टम होता है, और इस सिस्टम के अंदर कई फैक्टर इस तरह से स्ट्रेस है, बॉडी में इंसुलिन का लेवल कितना है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल और बाकी हार्मोन्स का लेवल कितना है। फिर आते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो इसमें दो गोनेडोट्रोपिन जॉइन के जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन हैं। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम कॉर्पस ल्यूटियम के नाम पे रखा गया, जो कि एक टेम्परेरी आर्जी तौर पे बनने वाला एंडोक्राइन टिश्यू है। ओवरीज के अंदर बनता है और इससे फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होते रहते हैं। कुछ दिन तक ये बरकरार रहता है, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाता है और फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स का लेवल फ़ौरन नीचे चला जाता है। तो फीमेल के अंदर जैसे ही ब्लड के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उससे ओव्यूलेशन का प्रोसेस, यानी कि ओवरी के अंदर से मैच्योर एग सेल का रिलीज़ होना। ब्रैकेट के अंदर ऐसे इस करके लिखा है कि कुछ जानवरों में एक टाइम पे एक ही एग सेल रिलीज़ होता है, इस तरह से इंसान, और कुछ जानवरों में नॉर्मली एक टाइम पे एक से ज़्यादा एग सेल रिलीज़ होते हैं, जिस तरह से कैट, डॉग, लायन वगैरह। इसलिए उनके बच्चे 5, 6, 7 होते हैं, और इंसान के केस के अंदर या गाय भैंस के अंदर एक होता है। तो मेल्स के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एक्ट करता है जाके टेस्टिस के ऊपर, और टेस्टिस फिर फर्दर आगे पैदा करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो फीमेल्स के केस के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज के अंदर मौजूद इमेच्योर एग सेल, जिनको फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, उन पे एक्ट करता है, और वो आगे जाके मैच्योर एग्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। फिर इनसे एस्ट्रोजन पैदा होता है। तो मेल्स के केस के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से स्पर्म सेल्स बनते हैं। तो मेल्स के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, यानी कि स्पर्म 12 महीने 30 दिन हर टाइम बनते रहते हैं। फीमेल के अंदर ये पीरियोडिक है। फिर आता है पाइनियल ग्लैंड या पाइनियल बॉडी। इसका नाम ये इसलिए रखा गया कि पाइन के दरख्त के ऊपर जो कौन लगती है इसकी शेप इस तरह की होती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि शुरू में, मतलब आज से करोड़ों साल पहले जो वर्टिब्रेट्स बने थे, उनकी ब्रेन के अंदर या उनकी स्किन के ऊपर वाली साइड पे कुछ इस तरह के सेल थे जो कि फोटो रिसेप्टर सेल थे, लाइट सेंसिटिव सेल्स थे। तो वही फिर आगे जाके उसके ब्रेन के अंदर वाला ये वाला ग्लैंड, यानी कि पाइनियल ग्लैंड, उसमें चेंज हो गया।
इसका काम है कि मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना, और मेलाटोनिन अंधेरे के अंदर प्रोड्यूस होता है। लाइट के अंदर वो एंजाइम जो मेलाटोनिन बनाते हैं वो एंजाइम वर्क नहीं करते, बनते ही नहीं हैं। तो मेलाटोनिन लगातार नहीं बनता है, मेलाटोनिन बनता है साइक्लिक, यानी कि रात को जब मतलब अंधेरा हो जाता है और लगातार अंधेरा ही रहता है, फिर यह आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू होता है, और इससे फिर आके उस जानवर को या इंसान को नींद आ जाती है। वंस अगेन ब्लू लाइट, यानी कि मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी के आगे लगातार रात को बैठे रहने से इस हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती और स्लीप वेक साइकिल बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। बी केयरफुल। इसके अलावा डायर्नल और सीजनल साइकिल, डायर्नल होता है मतलब सुबह शाम दिन रात 24 आवर्स के अंदर बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो, और सीजनल होता है पूरे साल के अंदर जो चेंजेस आते हैं। इंसानों के केस के अंदर तो सीजनल चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बाहर के जो दूसरे मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, तो मैमल्स के केस के अंदर इनका एक साल के अंदर रिप्रोडक्टिव सीज़न होता है, यानी कि जिसको एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। कुछ मैमल्स मोनो एस्ट्रस होते हैं, यानी कि साल में एक बार बच्चे देते हैं। कुछ डाई एस्ट्रस साल में 2 बार, ट्राई एस्ट्रस होते हैं साल में 3 बार देते हैं। और उसके बाद ये चूहे की तरह के जानवर पोली एस्ट्रस होते हैं जो हर महीने बच्चे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीजनल होती हैं। तो मेलाटोनिन एक स्पेसिफिक सीज़न के अंदर ही रिलीज़ हो, ये एक एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है, यानी कि जानवरों के अंदर ये तब ही रिलीज़ होता है जब इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ताकि जो उनके बच्चे पैदा हों उनको मौसम यानी कि इन्वायरमेंट की रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। तो इंसान के केस के अंदर जब मेलाटोनिन की प्रोडक्शन मतलब जो ग्रेजुअली कम हो जाती है, तो इससे पुबर्टी की एज स्टार्ट होती है, और ये इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। तो बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर ये इंसानों के अंदर भी स्लीप को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन कहा जाता है। फिर आता है बेटे थायराइड ग्लैंड। तो गले के अंदर भी पाया जाता है, और ये ट्रेकिया यानी कि सांस की नाली से अगली साइड पे होता है। इससे 2 हार्मोन बनते हैं, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथ्रियोनिन। इन दोनों का काम होता है कि ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी के मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करना। एक इससे हार्मोन और बनता है, उसको कैल्सीटोनिन कहते हैं, जो कि ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल्स के बाहर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। तो 2 हार्मोन होते हैं इसके अंदर, एक होता है ये कैल्सीटोनिन, दूसरा होता है पैराथ्रोमोन। एक का काम है ब्लड के अंदर से कैल्शियम ले जाके बोन्स में जमा करना, दूसरे का काम है कि ज़रूरत पड़ने पे बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकाल के वापस ब्लड के अंदर ले आना। अगर किसी पर्सन की डाइट के अंदर कैल्शियम एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो बंदा दूध नहीं पीता, अंडे नहीं खाता और इस तरह की किसी चीज़ से मतलब कि दूर ही रहता है, फिर ये होता है कि बॉडी में कैल्शियम का लेवल लगातार कम होता जाता है। कैल्शियम ज़िंदा रहने के लिए लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर ना तो ब्लड ठीक से फ़्लो करता है, ब्लड की केमिस्ट्री ही बदल जाती है। इसके बगैर सेल्स के अंदर और बाहर की जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चलती, और मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते। उसके बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। हमारी बॉडी ने अपना सर्वाइवल हर लिहाज में पहले ही रखना है, इसलिए फिर वो हड्डियों के अंदर से कैल्शियम निकाल निकाल के इस्तेमाल कर ही रखते हैं। एक टाइम आता है कि हड्डियाँ बिल्कुल पोरस यानी कि वेवफॉर्म की तरह की हो जाती हैं, उनमें सुराख से बन जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर ब्रिटल हो जाता है। फॉर्म की तरह की नहीं, बल्कि नाश्ते में खाने वाले रस होते हैं ऐसे। तो थोड़ी सी अगर ठोकर लगे या थोड़ी सी चोट लगे तो वो हड्डी वहाँ से बिल्कुल ऐसे चूरा हो जाती है। इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, सुना होगा। नेक्स्ट आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। छोटे मटर के दाने के साइज़ के ग्लैंड होते हैं, और ये थायराइड ग्लैंड के अंदर मतलब कुछ थोड़ा ऊपर करके उसके अंदर ही दबे होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के टोटल 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स के अंदर दो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथ्रोमोन PETH रिलीज़ करते हैं। तो ये भी ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और ये बोन सेल्स को
उनके अंदर जमा जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसको निकाल के ब्लड के अंदर लाने पे मजबूर करता है। उससे ये होता है कि कैल्शियम तो ब्लड के अंदर आ जाता है, लेकिन जो हड्डियां हैं वो आहिस्ता 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 वीक होती जाती हैं। तो कैल्सिटोनिन और पैराथ्रोमोन याद रखना पुत्र कि इन दोनों का मैकेनिज़्म एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये इसका पाथवे बना हुआ है, इजी है। नेक्स्ट आते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। तो मैमल्स के अंदर टोटल 2 एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, 2 ही गुर्दे हैं, दोनों के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, टोटल हो गए 2। तो एड्रीनल ग्लैंड, हर इंडिविजुअल ग्लैंड जो है, इसको जब हम कट ओपन करके देखते हैं तो इसके अंदर 2 अलग-अलग हिस्से नज़र आते हैं। जो इसका आउटर मोस्ट पोर्शन मतलब कि किनारे वाला पोर्शन है उसको एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं, सॉरी एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो बिल्कुल सेंटर वाला है वो एड्रीनल मेड्यूला है। तो ये इसकी पिक्चर भी है, इसको एक बार देख लें फिर आगे चलते हैं। तो ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये चर्बी की लेयर के अंदर दबे होते हैं। ये आप लोगों को प्रैक्टिकल भी इसका करवा दिया जाएगा, आप तशरीफ़ लेके आते हैं तो जब इसको कट ओपन किया जाता है तो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो स्ट्रक्चर और टेक्सचर पे और तरह का होता है, उसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला हिस्सा और तरह का होता है, उसको एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। शेप और स्ट्रक्चर अलहदा होने के साथ साथ एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला दोनों के हार्मोन्स भी अलहदा होते हैं। तो बेटे अब दोनों के बारी बारी हार्मोन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है बाहर वाला हिस्सा यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन्स की 3 क्लासेस यानी कि 3 ग्रुप्स सेक्रीट करता है। पहले ग्रुप का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये ग्रुप का नाम है, एक हार्मोन का नाम नहीं है। इसकी एग्जांपल यानी कि सिंगल हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। दूसरा ग्रुप है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इसकी एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। और तीसरा है एंड्रोजन्स का ग्रुप, इनको सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों के सेक्स हार्मोन्स शामिल हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म और रेगुलेशन के अंदर रोल प्ले करना। ये ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम होना चाहिए उसको देखते हैं। इसके अलावा ये बॉडी में इन्फेक्शन या टिश्यू इंजरी के केस के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोल्यूट यानी कि सोडियम पोटाशियम वगैरह जैसे जो ब्लड में आयंस होते हैं या लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर होते हैं, इनके लेवल को रेगुलेट करना, मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा हो जाए ना बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो एल्डोस्टेरोन का काम है कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, यानी कि किडनीज जब ब्लड को फ़िल्टर करके उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल देती हैं और एक्स्ट्रा आयंस भी निकाल देती हैं, तो ये जब प्रोड्यूस होता है तो जितने आयंस निकले होते हैं वापस उनको किडनीज में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो याद रखना है कि आपकी बॉडीज़ में से जब आयंस बाहर जाते हैं तो पीछे ही पानी भी बाहर चला जाता है। बॉडी में आयंस जब अंदर आते हैं तो उसके पीछे ही पानी खुद ही अंदर आ जाता है। वजह क्या है कि बॉडी ने एक सेट पॉइंट पे अपने आयंस और वाटर की परसेंटेज को रखना है। अगर उससे आयंस ज़्यादा हो गए तो किडनीज फ़िल्टर करके निकाल देंगी। पीछे ही उसके अगर पानी है तो जब तक वो लेवल नहीं हो जाता वो भी साथ ही निकलता रहेगा यूरिन की फॉर्म में। सिमिलरली अगर बॉडी में पानी का लेवल कम है तो या तो आपको मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस से कि उठ के पानी पियो, प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप नहीं उठते या पानी मुयस्सर नहीं है तो फिर किडनीज एक्स्ट्रा मेहनत करके जो आयंस को फ़िल्टर करके बाहर निकाल देती है। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इन दोनों का मेन फंक्शन बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना है। उसके बाद जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये वो हैं जो गोनेड्स के अलावा बनते हैं। बहुत कम क्वांटिटी के अंदर बनते हैं लेकिन फिर भी इफ़ेक्टिव होते हैं। फिर आता है अंदर वाला पोर्शन जिसको एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। इसके अंदर इस तरह के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जो कि एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन और दूसरा हार्मोन होता है नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन।
तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन पुत्र इसके पुराने नाम होते थे, बाद में इसका नाम बदल के एपिनेफ्रिन रख दिया गया। तो ये हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, मतलब उसको कम या ज़्यादा करते हैं ज़रूरत के मुताबिक। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि मेनली ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेन के सेंटर्स यानी कि वो वाले हिस्से जो ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और ब्रेन का जो मेनली कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस है वो इसको कंट्रोल करते हैं। और ये हमारा जो इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये उसकी वजह से कनेक्टेड होते हैं, उससे रेगुलेट होते हैं। तो एक्साइटमेंट के दौरान, एमरजेंसी के दौरान, एमरजेंसी से मुराद ये एक्सीडेंट वगैरह या कोई इस तरह की चीज़, या कोई स्लिप हो गया, धक्का वगैरह लग गया इस तरह का, या स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। स्ट्रेस का मतलब ये है कि शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, इस तरह की स्ट्रेस। तो इससे पूरी बॉडी के सारे जो सिस्टम्स हैं उनकी वर्किंग को वक्ती तौर के ऊपर चेंज किया जा सकता है। तो यानी कि हार्ट रेट वो चेंज हो जाता है, ब्लड फ्लो वो चेंज हो जाता है, सांस लेने की स्पीड है वो चेंज हो जाती है, और ब्लड किस ऑर्गन को कितना जाएगा ये चेंज हो जाता है। इसमें होता है कि जब एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होती है, एमरजेंसी सिचुएशन जिसको फ़ाइट या फ़्लाइट कहा जाता है, तब पैदा होती है। तो उस दौरान हमारी बॉडी अपने आप को फ़ाइट या फ़्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करती है, यानी कि या तो उस सिचुएशन से लड़ना है या वहाँ से बच के भागना है। इन दोनों सूरतों के अंदर आँखों के प्यूपल डायलेट यानी कि फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए और हमारा दुश्मन या जो सिचुएशन हमें बेहतर तरीके से नज़र आए। उसके बाद सांस लेने की स्पीड तेज़ हो जाती है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए और ज़्यादा एनर्जी बने। जितना ग्लूकोज जमा है या रिज़र्व फूड है उसको ब्रेक डाउन करके फौरी तौर पे उससे एनर्जी बनानी शुरू कर दी जाती, जो कि एटीपी की फॉर्म में आती है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ताकि ब्लड जल्दी से जल्दी सभी ऑर्गन्स तक पंप किया जा सके। इस दौरान वो ऑर्गन जिन्होंने सर्वाइवल में रोल प्ले नहीं करना, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकी तरफ को ब्लड के फ़्लो को कम कर दिया जाता है और सारा ब्लड का फ़्लो टांगों, बाजुओं और ब्रेन की तरफ को चला जाता है। नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन वो उसका अपोजिट है, उसने इन सारी चीज़ों को रिवर्स कर देना। यही है कि वो किसी को, मतलब जिस तरह को बंदा किसी चीज़ को देख के डर जाता है या स्लिप होता बचता है, उस दौरान फौरी तौर पे उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है सारा कुछ, लेकिन कुछ देर के बाद वो वापस नॉर्मल पे आ जाता है। फिर आता है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज स्टमक के पास पाया जाने वाला एक लंबूतरी शेप का ऑर्गन है। इसके अंदर ड्यूअल नेचर है इसकी, यानी कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा होते हैं, और एंडोक्राइन फंक्शन है जिससे इंसुलिन और ग्लूकागोन वगैरह पैदा होते हैं। तो टोटल पेंक्रियाज का मतलब जो स्ट्रक्चर है या उसका एरिया है उसका सिर्फ 1% है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है। तो इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको पैंक्रियाटिक सेल्स कहा जाता है, या पैंक्रियाटिक आइलेट्स कहा जाता है, या इनका नाम है पुराना, इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता था। लैंगरहैंस वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि ये जो पैंक्रियाज है ये छोटे छोटे इर्रेगुलर शेप के सेल्स पे मुश्तमिल होता है, जो सेल्स एक दूसरे से फासले पे होते हैं, जिस तरह से पानी में छोटे छोटे आइलैंड नज़र आते हैं, इस तरह से। तो ये पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है। तो पैंक्रियाज के अंदर 2 लाख से लेके 20 लाख तक सेल्स होते हैं, इनको पैंक्रियाटिक आइलेट्स कहा जाता है। हर आइलेट के अंदर 4 डिफरेंट तरह के सेल्स के ग्रुप्स पाए जाते हैं। इनको अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल कहते हैं। अल्फ़ा सेल का काम होता है कि ग्लूकागोन पैदा करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन पैदा करते हैं, इनका फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन पैदा करते हैं जो कि एक इस तरह का प्रोटीन है जो हाइपोथैलेमस से आने वाले ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है, मतलब कि उसकी अगर एक टाइम के बाद ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत नहीं है तो ये उसको रोक देता है। एफ सेल एक पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पैदा करते हैं जो कि खाने के बाद ब्लड के अंदर फैल जाता है। इससे फर्दर सोमैटोस्टेटिन नहीं पैदा होता, गाल ब्लैडर कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है ताकि गाल ब्लैडर की जो सेक्रीशन जिसको बाइल कहते हैं वो
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजी जा सके। इसके अलावा जो पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, उसकी सेक्रीशन भी यही हार्मोन कंट्रोल करता है। वंस अगेन याद रखना है पुत्र के गॉल ब्लैडर का अपना कोई हार्मोन नहीं होता, ये लिवर से बनने वाले जितनी भी सेक्रीशंस हैं उनको स्टोर करता है और रिलीज़ करता है। मेन सेक्रीशन इसकी बाइल है, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई हार्मोन नहीं होता, उसमें सिर्फ साल्ट्स होते हैं। इसके बरक्स जो पैंक्रियाज है ये हार्मोन्स पैदा करता है। और अगर क्वेश्चन आए कि बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों करता है, तो वो पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज को वैसे उर्दू में लबलबा कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि पी से पैंक्रियाज, पी से पित्ता कह रहे थे। पित्ता पैंक्रियाज नहीं होता, पित्ता गॉल ब्लैडर होता है। तो बाकी ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का दोनों का एक्शन है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। इंसुलिन का काम ब्लड शुगर लेवल को नीचे को करना, ग्लूकागॉन का काम उसको अप करना। फिर आते हैं गोनेड्स, ओवरीज और टेस्टिस। ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और सेक्सुअल करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। मेल्स के अंदर टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं जिसका काम होता है ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का, यानी कि इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस वो स्टार्ट होता है, यानी कि स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही कि मेल सेक्स ऑर्गन बनते भी हैं और मेंटेन रहते हैं। अगर इसका लेवल कम हो जाए तो जो मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह हैं उनका साइज़ भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल ड्राइव, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, ये सारे की सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन से रेगुलेट होती हैं। इसके अलावा लेरिंक्स का यानी कि जो साउंड बॉक्स होता है इसका बड़ा हो जाना जिससे आवाज़ भारी हो जाती है, ये भी टेस्टोस्टेरोन से कंट्रोल होता है। तो टेस्टिस एक और केमिकल यानी कि एक हार्मोन पैदा करते हैं, इसको इनहिबिन कहा जाता है, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की फर्दर सेक्रीशन जब ना चाहिए हो तो तब रोक देता है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस के अंदर है। याद रखना है कि जो टेस्टिस स्पर्म काउंट है वो तो 3 दिन में ही पूरा कर देते हैं, 2 से 3 दिन में, लेकिन इतनी क्वांटिटी के अंदर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जमा होना कि वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन के अलावा बॉडी की फ़िज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर भी लगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरिटी यानी कि दिमागी तौर पे समझदार होना, और बॉडी की फ़िज़िकल ग्रोथ होना। इस काम के लिए टेस्टोस्टेरोन का जितना लेवल चाहिए उसको जमा होने के लिए 84 डेज़ लगते हैं। 84 डेज़ से पहले अगर एक बार भी स्पर्म्स रिलीज़ हो गए तो ये सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और दोबारा से टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स की तादाद को पूरा करने में लग जाता है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको 90 डेज़ लेते हैं ऑन एवरेज। तो 90 डेज़ के बाद जो बचा हुआ टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल इतना हो जाता है कि वो आपकी फ़िज़िकल, मेंटल और बिहेवियर की ग्रोथ के ऊपर लगे। खैर उसके बाद आते हैं ओवरीज के हार्मोन। तो इसकी 4 क्लासेस हैं। एस्ट्रोजन्स पूरा ग्रुप है। इसके अंदर आते हैं एस्ट्रन, एस्ट्रॉन, एस्ट्राडाइल वगैरह। इनका काम है फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल कंट्रोल करना। याद रखें बच्चों के जो इंसान के अंदर में जो ग्रुप है मैमल्स का उसको प्राइमेट्स कहते हैं। इसमें इंसान आते हैं, ये गुरीले और चिंपैंजी वगैरह आते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल फ़ीमेल के अंदर चलता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि 28-30 डेज़ के आसपास इतनी उसकी ड्यूरेशन होती है। वो वाले मैमल जो कि मैमल तो हैं लेकिन प्राइमेट्स के अंदर नहीं आते, मतलब कि इसमें ऑर्डर कैनिडी आता है, इनके डॉग्स और उसके रिलेटिव कुत्ते, भेड़िए, लूमड़ियाँ वगैरह, और ऑर्डर इसका आता है फैलिडी, फैमिली फैलिडी, जिसके अंदर आती हैं कैट्स हर तरह की, शेर, चीते, घर वाली बिल्ली, इस तरह के जानवर। उसके बाद इसका ऑर्डर कार्निवोरा है जिसके अंदर गोश्तखोर जानवर बाकी के सारे आते हैं। इसमें रीछ भी आते हैं, ये शेर, चीते सारे, सी लाइन भी इसमें आता है। ये सारे मतलब ये नॉन प्राइमेट्स के अंदर। ऑर्डर सिटेशिया भी जिसके अंदर वेल, डॉल्फिन आते हैं। तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। इनमें फ़ीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल उसको एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, यानी कि साल में 1-2 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 या 4 दफ़ा
फ़ीमेल की बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाता है और फीमेल फर्टाइल पीरियड उसका आ जाता है। इसको कहते हैं कि फ़ीमेल हीट के ऊपर है। जब ये पीरियड गुजर जाता है तो फिर से नॉर्मल और नॉन फर्टाइल हो जाती है। तो कुछ एनिमल्स मिसाल में एक बार मोनोएस्ट्रस उनको कहते हैं, कुछ मिसाल में 2 बार डाईएस्ट्रस, ट्राईएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट बहुत सारी इससे चलती है। दूसरे ग्रुप को कहते हैं प्रोजेस्टेंस, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन इसकी एग्जांपल है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को और एस्ट्रस साइकिल को रेगुलेट करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी अगर मेंटेन हो गई तो प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने का काम करता है। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन, उसकी अटैचमेंट और उसकी मेंटेनेंस भी प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। फिर एक अगला आता है, उसको रिलैक्सन कहते हैं, कम क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये चाइल्ड बर्थ के दौरान प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से जो यूट्रस का मुंह है नीचे वाला, उसकी ओपनिंग, उसको सर्विक्स कहते हैं, वो खुलना शुरू हो जाती है ताकि डिलीवरी के अंदर आसानी हो सके। और इसके अलावा चौथा ग्रुप है इनहिबिन, जो कि फर्दर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रीशन को रोकते हैं। नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड, तो दिल के पास पाया जाता है। तो बर्ड्स और मैमल जब छोटी एज के यंग होते तब इसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज ज़्यादा होती जाती है इसका साइज़ छोटा होता होता बिल्कुल गायब हो जाता है। तो इससे पेप्टाइड हार्मोन्स का एक ग्रुप बनता है। इसके अंदर एक एग्जांपल है थाइमोपोइटिन, TP इसको कहा जाता है। इसके बाद अल्फ़ा 1 और बीटा 4 थाइमोसिन। तो ये इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे सेक्शन का रिव्यू है कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो जहाँ से किसी चीज़ की समझ ना लगी तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।